नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुभारंभ से पहले मैं भारत के न्यायपालिका से, न्यायपालिका के क्षेत्र में काम करने वाले उन ईमानदार लोगों से जिनको संविधान में श्रद्धा है, इज्जत है, सम्मान है, उन सबसे विनम्रता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। भारत के कार्यपालिका और चारों स्तंभों के स्तंभधीशों को मैं वापस एक बार प्रणाम करता हूं और क्षमा मांगता हूं। मेरा उद्देश्य किसी भी संस्था, शख्सियत या व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाना, उनके काम को कमतर करना या उनके काम में मीन मेख निकालना नहीं है। जैसा सुना वैसा देखा और उस पर विश्लेषण किया के आधार पर है। मेरा विश्लेषण विशेष इसलिए है कि यह भारत के उपराष्ट्रपति के मुंह से निकला हुआ है और इसका वीडियो प्रमाण है, पूरे देश दुनिया ने देखा है। तो अब यह कोई जरूरी नहीं है कि मैं जिस पर विश्लेषण करने जा रहा हूं उसका पुख्ता सबूत मेरे पास क्या है। मैं यह बात अपने भारत के उपराष्ट्रपति के कहे हुए बयानों के आलोक में दे रहा हूं और इसके पहले 8 अप्रैल के उस निर्णय जिस पर राष्ट्रपति जी कहने पर मजबूर हुए, मेरा आधार वही है। तो अगर मेरे बात में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई और व्यक्ति आहत हो रहा है तो वो पहले से क्षमा प्रार्थी हूं मैं और मुझे क्षमा करें। मित्रों, 2 बातें और 2 स्टोरी पर चर्चा करूंगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और दोनों ही बातों को समझें, तभी इस पूरे बात का वक्तव्य आपको समझ में आएगा। सबसे पहले कि न्यायपालिका अतिक्रमण क्यों कर रही है? क्या कार्यपालिका न्यायपालिका को अतिक्रमण करने पर मजबूर की है या न्यायपालिका अतिरेक का शिकार हो रही है या कार्यपालिका अपने राजनीतिक स्वार्थों से कुछ ऐसे निर्णय ले रही है जो गैर राजनीतिक दलों वाली संस्थाओं को शूट नहीं कर रहा है या उनको अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि यह तो सही है कि भारत के प्रधानमंत्री का निर्णय राजनीतिक हितों से होगा, चुनाव में जीतों को ध्यान में रख करके होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा मंतव्य नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को चुनाव के माध्यम से चुन के आने की कोई बाध्यता नहीं है। या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमेसी साबित करने के लिए कि मैं सुप्रीम हूं, आर्टिकल 142 का दुरुपयोग कर रही है, या आर्टिकल 142 में है ही नहीं है जो वो कर रही है। चर्चा अलग अलग फेज में दोनों बातों को होगी। पहले तो भारत के उपराष्ट्रपति के उस आशंका और उनके वक्तव्य को एक बार पुनः एजेटिक आपके सामने रख रहा हूं। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को डिटेक्ट कर रही है। यहां मैं कानून की कुछ बारीकियों को आपको समझा दूं। हालांकि मैं मानता हूं कि आप सब कानून के ज्ञान मुझसे ज्यादा रखते हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि जब तक वो बात नहीं कहूंगा वीडियो की प्रामाणिकता नहीं होगी और इसमें गंभीरता नहीं आएगी। मित्रों, भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पास समय सीमा नहीं दिया गया है और भारत के संविधान में ही सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा करने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करने में जब समय सीमा राष्ट्रपति को नहीं दी गई तो वो राष्ट्रपति को समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार और आदेश कैसे दे सकता है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट अतिरेक का शिकार हो रहा है और वह सुप्रीमेसी साबित कर रहा है या यह समझ रहा है कि मेरे ऊपर अब किसी का अंकुश नहीं है, मैं निरंकुश हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर महाभियोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं है निकालने का। और राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए हमारे यहाँ राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति से पार्लियामेंट में काम होता है। अगर आज नरेंद्र मोदी उस पर्टिकुलर जज पर महाभियोग लगा दे तो देश भर के चैनलों पर यह पैनल बैठेगा कि नरेंद्र मोदी न्याय क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ भी अपना पीछू बैठा रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि न्याय व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, अंदर से खोखला गई है। अपने जज के घर मिले अकुत संपत्ति पर कोई बोल नहीं रहा है, ना ही कोई इंक्वायरी हो रही है। वो तो किसी अखबार में लिख हुआ ये मामला और अखबार ने जब एक्सपोज कर दिया तो उनमें मुंह छुपाई के लिए पूछना पड़ा और पूछने का और कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा नहीं है, बस न्यायपालिका चुप हो गई, कही कि आपको यहाँ से इलाहाबाद भेज देते हैं।
जबकि उसी जज के घर पर तैनात कांस्टेबल जो सिक्योरिटी ड्यूटी में दे रहा था उसके पास 50 का नोट मिल जाता, सिर्फ इस बात के लिए कि कोई आदमी बख्शीश दे देता कि यार मैं जज साहब से मिल जाते 50 रुपए ले लो, और कोई आदमी शिकायत कर देता तो जज साहब उसको अरेस्ट करवा लेते और बर्खास्तगी का आदेश वहीं से जारी कर देते, उनको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस रोड पर जज साहब का घर है वहां पर जो ट्रैफिक हवलदार खड़ा रहता है लोगों के ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, अगर वो किसी के चालान के बदले 500 रुपये ले लेता और कोई आदमी उसका शिकायत कर देता, हवलदार अब तक जेल में होता और नौकरी मिलती ना मिलती या उसी जज साहब के कर्मों हर रहमो कर्म पर होता। लेकिन जज साहब से कोई नहीं पूछ रहा है। मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि मैंने संविधान के हर एक पन्ने को बारीकी से पढ़ा है और मुझे कंठस्थ याद है, लेकिन यह मैं दावा जरूर कर सकता हूं कि संविधान के किसी पन्ने में नहीं लिखा है कि करोड़ों रुपए का कुछ संपत्ति जज साहब के घर मिलने पर भी कोई सजा उन पर नहीं है। लेकिन अपने मामलों में जज साहब क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं और दूसरे के मामलों में क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, आज का बहस यही है और यह चिंता का विषय है, सोचने वाले विषय है। अगर न्यायपालिका इस तरह की नहीं करेगी तो बेशक सदन में महाभियोग पारित करके उनको हटाया जाए, लोगों के दिलों से गिर गई है, गिरती जा रही है। और जो आम जन पर भरोसा है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, इस पर डेंट पड़ेगा। और अगर इस पर डेंट पड़ गया तो हमारे गांव में कहावत है कि आपका पैसा खो गया तो कोई बात नहीं, अगर आपका सेहत खो गया तो चिंता करिए, वापस भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर आपका साख खो गया, चरित्र खो गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, आपका कुछ बचा ही नहीं, अब आप ये रिपेयर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश को भी इस बात का पता होगा कि अगर आपका साख खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका जज होने का मतलब नहीं है। जो लोग आपके सामने सर झुका करके पीछे पीछे आकर के हटते हैं, पीठ दिखा के नहीं निकलते, वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो सिनेमा का शूट जैसा एक ड्रामा रह जाएगा जो करीब करीब रह भी गया है। मित्रों, संविधान में राष्ट्रपति को डिटेक्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो न्यायालय ऐसा क्यों किया, यह विषय जांच का है, पूछताछ का है। लेकिन एक बात का जरूर यहां पर उल्लेख करना पड़ेगा, बात एक तरफा ना हो। कुछ दिनों से संवैधानिक सीट की मर्यादा गिरी है और ये कोई नरेंद्र मोदी के बाद से नहीं गिरी है। मतलब ये नहीं कि कुछ दिनों का मतलब 2014 के बाद ही गिरी है। इंदिरा जी ने भी राष्ट्रपति भवन में ऐसे आदमी बैठाए जो मुंह बांध के हाथ बांध के खड़ा रहता है। मतलब राष्ट्रपति भवन में अपना उल्लू सब तो उचित नहीं होगा राष्ट्रपति साहब, लेकिन अपना पिट्ठू बैठाने का परंपरा अब बन पड़ी है, चल पड़ी है। राष्ट्रपति भवन में ऐसे लोग बैठ रहे हैं जिनकी कोई रीढ़ नहीं होती, रीढ़ विहीन लोग होते हैं। बहुत दिनों के बाद प्रणब मुखर्जी बैठे थे जिन पर सीधा आक्रमण करने की हैसियत में कोई नहीं था। अब उस तरह की कोई आदमी आवे तो विचार किया जाए। तो क्या राष्ट्रपति सरकार के भावनाओं को भांप करके या निर्देश पर बिलों को रोक रही हैं, या वो इतना व्यस्त है कि बिलों को देख नहीं रही है? यह भी एक प्रश्न तो बनता है। चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, जरूरत से ज्यादा अगर उनके पास कोई बिल लंबित पड़ता है तो विचार तो करना पड़ेगा ना कि आखिर राष्ट्रपति कर क्या रही है कि बिल उनके पास 4 साल 5 साल तक रुका रह रहा है। अदालत ने अतिक्रमण किया अपना, यह बात तो है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी को क्या काम था कि वो बिल उनके पास उतना दिन तक पेंडिंग रहा? प्रश्न तो यह भी बनता है। मैंने पहले ही क्षमा मांगा है कि अगर राष्ट्रपति महोदय को मेरे किसी शब्द से आहत हो रहा, मैं क्षमा मांगते हूँ। मैं कंटेंट ऑफ कोर्ट या कंटेंट ऑफ प्रेसिडेंट का वो सजा भुगतने को तैयार नहीं हूं, ना ही मेरी ऐसी कोई मंशा है। लेकिन प्रश्न तो बनता है कि आखिर सरकार के हर काम को न्यायालय में चैलेंज क्यों हो रहा है? ये वक्फ संशोधन विधेयक है, यह तो राजनीतिक उद्देश्य से हो रहा है, मुझे मालूम है। तमिलनाडु का मामला जिस पर यह तल्ख टिप्पणी आई है वो भी राजनीतिक उद्देश्य से, यह मालूम है। लेकिन राजनीतिक लोग तो राजनीतिक उद्देश्य से न्यायालय का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की अतिक्रमण या वाइस होना न हो, यह बात भी बड़ा जरूरी है और इस पर भी हर आदमी को विचार करना है। न्यायपालिका इधर कई मामलों से निर्णय लेती है और मैं यह अदालत का अतिक्रमण ही कहूंगा, क्योंकि कुचिपुड़ी होगा कि नहीं होगा, होली में पानी से रंग मिलाया जाएगा या रंग से पानी मिलाया जाएगा, सूखी होली खेली जाएगी या गीली खेली जाएगी, या निर्णय न्यायालय ले रहा है।
दिवाली में दिया कितने जलाएंगे, कितने डिसमिल का पटाखा चलाएंगे, यह निर्णय न्यायालय ले रही है। अब हर मामला न्यायालय निर्णय लेने लगी, यहां तक कि आप अपने पत्नी को पपी लेंगे कि नहीं लेंगे और पत्नी पपी देगी कि नहीं देगी, यह भी हम न्यायालय में होने लगा और न्यायालय बता रही है बड़ा। और मैं बड़ा अफसोस के साथ कह सकता हूं कि न्यायालय अपने हिसाब से सोचते क्योंकि वो उन लोगों का थॉट है कि कोई बात नहीं, माई बॉडी इज माई प्रॉपर्टी, कोई पपी ले सकता है, मेरी इच्छा है। जबकि पूरा देश में 99% लोग इसको नहीं मानते हैं। पति पत्नी से पावन पवित्र रिश्ते का सम्मान है और कई चीजों पर पर्दा है। मैं ये नहीं कह सकता कि जज साहब ने किस सोच के तहत किया, लेकिन कुछ तो है, क्योंकि मेरे ख्याल से जज साहब इस वातावरण में नहीं रहे होंगे। और भारत का सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज कम से कम भारत के हर भावनाओं को कदर करने वाला जानता हो, और नहीं तो कम से कम पूछताछ कर ले कोई निर्णय लेने से पहले। मित्रों, दो बातें वीडियो करने बंद करने से बोलूंगा, वीडियो को लंबा नहीं रखूंगा। पहला कि सबसे पहले हमारे संविधान के सभी स्तंभों को सुचारू रूप से काम करना चाहिए, कानून के दायरे में काम करना चाहिए, सामाजिकता को ध्यान में रख के काम करना चाहिए और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए। और इस मामलों में सबसे कमजोर कड़ी न्यायपालिका है, जिसमें कहीं कोई पारदर्शी नहीं है। पारदर्शिता नाम का वहां पौ भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज साहब रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम लिख के बता दिया कि फलाना को कीजिए। ऐसे जैसे राजा जाने के बाद अपने बेटे को युवराज के बाद राजा घोषित करके मरता था, या नहीं पता भी लगता था कभी इनके बाद राजकुमारी राजा बनेंगे। मतलब वहां पर लोकतंत्र और न्याय का कहीं कोई मतलब नहीं है। कोलेजियम सिस्टम पर सरकार ने सुझाव दिया था कि न्यायिक आयोग बने और न्यायाधीशों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का अतिक्रमण करके उस पर रोक लगा दिया और सरकारों की खुद की कमजोरियों की वजह से उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका, क्योंकि पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका कोई न कोई मामला न्यायालय में लंबित ना हो। उनको डर लगा कि कहीं मैं ज्यादा इधर बढ़ूंगा तो उधर कोई फाइल में लिखा पढ़ी मत हो जाए, जिससे हमारा राजनीतिक चौपट हो जाए, बर्बाद हो जाए। क्योंकि बहुत से नेताओं को न्यायालय के अधीन आने के बाद, न्याय प्रक्रिया से गुजरने के बाद राजनीति बर्बाद होते मैंने देखा है। कई ऐसे नेता था जिनका फोटो डाल करके आदमी खुश हो जाता था, उसको न्याय के अधीन आने पर उन्हें धूलधूसरित होकर देखा है। तो आपकी स्थिति इतनी है कि अर्श से फर्श पर ले देंगे तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही मजबूत, महत्वपूर्ण और पारदर्शी होना चाहिए। न्यायाधीश के घर मिले नोटों पर किसी तरह का चर्चा भी न होना, मतलब आप मेरी चुप तेरी चुप करें, मतलब तुम लूटो मैं चुप रहूं, मैं लूटो तो तुम चुप रहो का बात शायद है क्या? वो इसलिए कि करोड़ों रुपया का नोट अधजला मिला हुआ है और कोई न्यायाधीश उस पर एक्शन नहीं ले रहा है और बाहर का आदमी कोई ले नहीं सकता। तो मैं क्या पूछूं? अगर मैं कोई गलती किया है तो मेरे को बता दीजिएगा, सजा उसके बाद दीजिएगा। दोनों स्तंभों को सोचना पड़ेगा। सरकारें अपने मतलब से कानून पलटती हैं, अपने मतलब से कानून को इंटरप्रेट करती हैं। तो अगर न्यायपालिका भी अपने राजनीतिक हितों को उद्देश्य से यह सब करने लगेगी तो सिनेमा का वो डायलॉग सच साबित होगा कि सरकार चाहे जिसकी हो, सिस्टम तो हमारी ही है। और कम से कम न्याय व्यवस्था में सिस्टम तो हमारी है कि बू आ रही है। हर बढ़िया काम पर स्टे दे देना और हर बेमतलब के लोगों को संरक्षण दे देना, यह बताता है कि सिस्टम तो हमारी है, सरकार चाहे जिसकी हो। सिस्टम भारत की हो, सरकार भारत की हो और यह भारतीयों के लिए हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राकेश कुमार अब तक के बोले हुए शब्दों में अगर किसी व्यक्ति विशेष, संस्था और सरकार और न्यायपालिका को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन प्रश्न जरूर गंभीर है, विचार करिएगा, यह प्रार्थना करता हूँ। लोकतंत्र की जय हो और देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं निस्वार्थ, ईमानदार, कानून के दायरे में और पारदर्शी तरीके से काम करें। यही उम्मीद के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।